मैं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 27th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद का बहुत ही अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग रैप आर्टिस्ट जिसका नाम है केडेन शर्मा। और भाई कैसे हो? भाई राधे राधे, आप कैसे? राधे राधे भाई जी, कैसे हो? भाई सब कुछ सॉर्ट है, सब सही चल रहा। अभी हसल खत्म हुआ। यस सर। और अब बस यही प्लान है कि अच्छा म्यूजिक बनाना है, लोगों को अच्छा म्यूजिक सुनाना है। हाँ। बस उससे ज्यादा क्या ही है एक आर्टिस्ट का काम। क्यों हसल पे नहीं सुनाया? भाई बोल रहे अब अच्छा म्यूजिक सुनाना है। मैंने हसल में भी अच्छा म्यूजिक था भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अब उससे बेटर करना है। बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक ऑथेंटिक फ्लेवर लेके आना है। हाँ। अभी तो मतलब ये इंट्रो था मेरे हिसाब से, मतलब बस एक इंट्रोडक्शन दिया था मैं आके रियलिटी शो पे कि एक हैदराबाद से भी रैपर है, यहाँ पे भी हिप हॉप का सीन नहीं था लेकिन अभी ग्रो होने वाला है, तो लोगों को बस वो चीज से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अब आगे अभी बहुत कुछ आने वाला है, मतलब सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, मेरे पूरी सिटी की तरफ से बहुत कुछ आने वाला है। सही भाई, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। खतरनाक काम है, अच्छा काम है, सीन और बड़े हैदराबाद हिप हॉप सीन का। बिल्कुल, yes। और अभी आप आ रहे हो वृंदावन से। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस? भाई बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम गए? नहीं, मतलब मेरा 2 साल से हर न्यू ईयर पे। अच्छा। हाँ, 2021 में गया था, फिर 22 में गया, और फिर ये साल दिसंबर में ही ग्रैंड फिनाले हुआ हसल का। हाँ। तो मैं बोला स्ट्रीक तोड़ेंगे नहीं, जाएंगे ये साल भी। तो अभी जस्ट उधर से रिटर्न सीधा आपके पास आए पॉडकास्ट करने के लिए। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। थैंक्स अ लॉट भाई कि आप आए पॉडकास्ट पे। और वृंदावन मैं गया नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स गए, बताते काफी अच्छी जगह है। अरे बहुत अच्छी। आप नहीं गए? मैं अभी तक नहीं गया यार, जाना है, जल्दी जाना है। बुलावा आएगा मैं जाऊंगा। बुलावा अपने आप आ जाता। हाँ, बुलावा आता, बुलावा अपने आप आ जाता। हाँ। भाई मैंने देखा, काफी अच्छा लगा जब आप हसल के बाद वापस गए अपने शहर। राइट। और जो वेलकम किया, आई थिंक इट्स अ ग्रैंड वेलकम। यस, बिल्कुल 100%। कैसा लगा जब आप हैदराबाद से निकले होंगे तब अकेले होंगे, राइट, कि भाई जा रहा हूँ शो में, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ। अब जब वापस आए तो फिर ऐसे ग्रैंड वेलकम जब होता है तो बिल्कुल। कितनी खुशी होती है। जब मैं हैदराबाद से निकला था मुंबई के लिए हसल पे आने के लिए, हाँ। तब मेरे साथ मेरी फैमिली आई थी मेरे को छोड़ने के लिए। एंड पिछली 2 रात से सोया नहीं था मैं, एकदम मतलब पूरा मूड फ्रस्ट्रेटेड था, एकदम नींद में था। एंड मतलब एकदम फुल बीटी में था मैं। और तो वैसे मूड में मैं मुंबई के लिए निकला था, और फिर हसल पे 3 महीने रहे करे एंड ऑल। लेकिन जब वापस आया, मैं एयरपोर्ट से एग्जिट मारा तो देखा कि मतलब पूरा शहर खड़ा हुआ था सामने। मतलब गाड़ियों वगैरह में गए एंड ऑल, शूट वगैरह हुआ ड्रोन वोन लेके। एंड फिर बेगम बाजार जो हमारा हुड है, जिधर हम लोग रहते, जिधर हम लोग म्यूजिक बनाते, वहां के बच्चे लोग पागल हो गए थे उन लोग, मतलब कि लिटरली एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के जैसा ट्रीटमेंट मिला जब रिटर्न गया मैं वापस मेरे शहर को। तो वो फीलिंग प्राउड थी, बहुत ज्यादा प्राउड थी खुद पे कि मतलब ऐसी तो नहीं मिल गया इतना सारा, मतलब बहुत कुछ करे इसके लिए, और पिछले 4-5 साल से कर रहे। एंड जब वो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों को मैं हंसते हुए देख रहा था, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं इंडियन टेलीविजन पे जाके इन लोगों को रिप्रेजेंट करके आया। तो वो उनकी खुशी फील हो रही थी मेरे को, तो थैंकफुल फील हो रहा था बस कि मतलब जितना भी मिल रहा ऊपर वाले का शुक्रिया है, माँ बाप का शुक्रिया है, दोस्तों का शुक्रिया है, और सिटी का शुक्रिया है, क्योंकि मतलब हैदराबाद वो शहर की वजह से इतना कुछ मिला मेरे को, क्योंकि मैं वही रिप्रेजेंट करने गया था उधर। तो बचपन से मतलब जो गलियों में मैं रहा, जो एनवायरनमेंट के अंदर मैं रहा, उससे मेरे को जितना भी मिला, मेरे को ऐसा लगता कि मैं अभी रिटर्न दे रहा उसको म्यूजिक बना के। तो बहुत प्राउड और थैंकफुल वाली फीलिंग है, और कुछ भी नहीं। सही यार, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा। मैंने बोला कि मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने 2-3 गाने भी समझा, 3 साल पुराने गाने। मैंने बताया था वो कौन सा गाना था, किस्मत का ताला। हाँ, आदित्य शर्मा 11वीं में फेल हो गया था। वो रेफरेंस मुझे याद है क्योंकि वो नाम लिखा हुआ था उसमें। अरे सही है भाई। हाँ, तो मैंने 2-3 ट्रैक सुने हुए थे ऐसे करके। तो फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब वापस अब जाते हो ना, तो आपको लगता है भाई कुछ कमा लिया। हाँ, राइट, बिल्कुल। बट उससे पहले क्या सीन था, मतलब मन था कि पार्टिसिपेट करूं नहीं करूं हसल में? नहीं, जब सीजन 2 आया था तब मेरे को ऐसी फीलिंग आई थी, मतलब MC स्क्वायर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था मैं। सीजन 2 जब आया था, बहुत मतलब ज्यादा फॉलो करा था, मतलब फैन हो गया था एकदम। तो मतलब वो देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो स्टेज है मेरे लिए। तो ऐसा फील होता था कि मतलब अगर मेरे को मेरा म्यूजिक सही जगह पे कहीं पे जाके प्रेजेंट करना है तो हसल इज द बेस्ट स्टार्ट। वो फीलिंग आई थी कि, और कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हसल 3 जब भी आएगा जाना है मेरे को बोल के। पर वो सब कुछ फिर ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली ही हो गया, वो अपने आप होते गया। एंड फिर ऑडिशन दे दिए एंड पूरा सीजन भी थ्रू आउट कैरी करे, एंड फिर फाइनलिस्ट भी बन गए। तो जो भी दिमाग में था 1 साल पहले वो हो गया ये साल में। तो था
दिमाग में था कि हाँ हसल पे तो जाना है बोलकर, क्योंकि वो एक लौता प्लेटफॉर्म है जो मेरे को लगता है कि मतलब हिप हॉप को इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम बना दिया। तो और मेरा भी कहीं ना कहीं मोटिव वही था कि हिप हॉप को मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाना है, क्योंकि जितना भी मैं मेरे शहर में देखता था सीन ऐसा है कि हिप हॉप इवेंट्स अगर होते थे तो परफॉर्म करने वाला हिप हॉप आर्टिस्ट है और सुनने वाले भी रैपर्स ही है, ऑडियंस नहीं है जो बॉलीवुड को सुनती वगैरह सुनती। मेरा यही प्लान था कि मतलब मेरे को नॉर्मल से नॉर्मल इंसान तक भी हिप हॉप को पहुंचाना है, तो मेरे को हसल लगा कि बेस्ट है ये मेन स्ट्रीम तक पहुंचाने के लिए। और मेरा म्यूजिक भी वैसा ही है, बहुत ज्यादा मासी है। मेरा मोटिव यही है कि मैं चाहे मेरे कॉन्सर्ट में तीनों जनरेशन आ जाना, लाइक छोटे बच्चे आ जाओ, टीनेजर जेंजीज आ जाओ, या फिर बूढ़े लोग भी आ जाओ, लेकिन तुम मेरे गाने पे वाइब करेंगे। तो मेरे को उतना ब्रॉडकास्ट वो करना था। ग्रेट यार, मतलब ये इतना सोचा आपने और फिर पार्टिसिपेट करा, और मुझे लगता है कि वो मेहनत काफी ज्यादा अच्छे से निकल कर आई है। बिल्कुल, यस, अब कह सकते हैं, राइट। और हसल से पहले क्या लाइफ थी? हसल से पहले वही जो एक हसल वाली लाइफ थी। हसल ही चल रहा था, हसल चल रहा था, कॉलेज चल रहा था। हाँ। वही एक जो नॉर्मल कोई भी एक 17-18 साल के बच्चे की क्या लाइफ रहेंगी, कॉलेज जाओ, ये कितनी एज है आपकी? 19? अभी 20 हूँ मैं। 20 हो गए? हाँ। क्वाइट यंग यार, और मतलब लगता है कि यार सुपर टैलेंटेड इतनी कम एज में। शुक्रिया भाई, डूइंग सच ग्रेट थिंग्स, अपने म्यूजिक को वर्ल्ड वाइड फैला रहे हो। राइट। तो बात कॉलेज लाइफ चल रही थी? कॉलेज लाइफ चल रही थी और म्यूजिक के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे हम लोग, और बस कॉलेज से हटके फिर स्टूडियो वगैरह में मिलते थे, कुछ ना कुछ बनाते थे, क्रिएट करते थे। खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल था, उस पर गाने वाने डालते थे। एंड यही था कहीं ना कहीं कि बस यहाँ का जो हिप हॉप सीन है, यहाँ का म्यूजिक सीन है, उसको बड़ा करना है, लोगों तक पहुंचाना है, पर कोई जरिया मिल रहा नहीं था। अब एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, म्यूजिक बनाएगा और डालेगा बाहर। कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत कमा रहे थे, फिर वही पैसा वापस लगा रहे थे। लोकल शोज करते थे सिटी के अंदर, इतना सीन भी नहीं था। अब जैसा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ के जो रैपर्स है इनके पास सीन है, मतलब कहीं पे जाके ये लोग साइफर कर सकते हैं। इनके पास फॉलो करने के लिए खुद के ही सिटी से बड़ा आर्टिस्ट भी है। हैदराबाद में सीन ही नहीं है। अच्छा। किसी को देख के फॉलो करने के लिए कोई है ही नहीं, जो है हम ही है। मतलब हम ही शुरू करने वाले, हम ही फैलाने वाले। तो बिना सीन के हम लोग इतना ग्रो कर दिए उधर, और फाइनली वो इंडियन टेलीविजन पे जब रिप्रेजेंट हुआ तो अब उधर और ज्यादा बड़ा हो गया। अब मतलब वहां पे एक्चुअली रैपर्स सीरियस ले रहे आर्ट को कि हमको भी करना है बोल के। बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। और ऐसी होता है कि एक बंदा निकलता है, यस, जब तक, क्योंकि टीवी बहुत अच्छा मीडियम है आपको एक्सपोजर देने के लिए। तो जब आप टीवी पे आते हो फिर उसके साथ साथ क्या है ना कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जब देखते हैं ना कि हमारे घर का लड़का या हमारे आसपास का लड़का टीवी पे आ रहा है, तो सबको उनकी थिंकिंग है ना कि टीवी आकर तो फेमस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टीवी पे आओ, हाँ सही बात, कुछ भी करो टीवी पे आओ, या हाँ, या जो भी तुम कर रहे हो ऐसा करो कि तुम्हें टीवी पे देखना चाहिए। टीवी पे देखना। बट ग्रेट है भाई, अगर आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो तो बढ़िया है। आपका एक क्रू भी था ना, हिप हॉप क्रू? हाँ, 5 भी है। हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है? 5,12,000 हमारा पिन कोड है, बेगम बाजार का। अच्छा। तो हम 4-5 रैपर जो थे, मतलब वही एरिया के थे, तो इवेंट्स के थ्रू गाने वाने यूट्यूब पे देख के मतलब एक दूसरे को डिस्कवर करे। मतलब मैं इसको रुद्राक्ष को देखा, मतलब धार्मिक जो है उन लोग को देखा, डोप डॉन हमारा जो प्रोड्यूसर है उनको देखा। मैं अपने एरिया में ऐसे रैपर्स है और ऐसे बीट प्रोड्यूसर्स है, मतलब वो देख के, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी नहीं था ना, मतलब बहुत रेयर है कि तुमको कोई हिप हॉप आर्टिस्ट मिल जाएगा कहीं पे, बहुत रेयर सीन है। अब जैसा यहाँ पे मिल जाता हर दूसरी गली में, पर वहां पे वैसा सीन नहीं था। तो हमारे लिए वो देखना बहुत बड़ी बात थी कि मतलब इधर भी रैपर्स है बोल के। तो मतलब हम लोग जो हमारे एक ही एरिया के थे, हम लोग 5 लोग एक क्रू फॉर्म करे 5,12,000 करके, और एक साइफर बना के डाले थे। तो अभी तक 2 साल से मतलब साथ में ही उठते बैठते, साथ में ही म्यूजिक बनाते। हसल पे भी मैं जब आया था, मतलब पीछे से बहुत उन लोग का ही सपोर्ट था, और ऑडिशंस वगैरह में करके। तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा? नहीं। योर फ्रेंड्स? क्यों नहीं, मतलब पार्टिसिपेट तो मैं भी नहीं करा था, कॉल आया था मेरे को। अच्छा। वो चेक कर दोगे ना टीम वाले कि भाई हाँ, इस शहर में ये बंदा है। टैलेंट एजेंसी से जो करते हैं ना, तो उनसे अप्रोच आया था। तो फिर उसके बाद में ऑडिशन वगैरह दिया एंड चले गया सीधा। सही भाई, बढ़िया है। अभी क्रू के साथ भी गाने आएंगे फ्यूचर में? अरे बिल्कुल आएंगे भाई, अब तो असल ये टाइम है डालने का। मेरा यही था कि मतलब जब इधर से मैं निकल के रिटर्न जाता हूँ मेरे शहर को, तो जितने भी मतलब वो वाले आर्टिस्ट है जो मेरे को लगता है कि ये लोग भी ये लाइमलाइट डिजर्व करते हैं, उन लोग के साथ मेरे को कोलैब करके गाना डालना है। कि मतलब जितनी भी मेरी ऑडियंस मेरे को मिली हसल के थ्रू, वो सब लोग उन लोग को देखना है, क्योंकि वो सेम ही फ्लेवर है जो मेरा फ्लेवर है। तो ऑब्वियसली अभी मतलब हर आर्टिस्ट का सीन बड़ा होने वाला है हैदराबाद में, मेरी ये फीलिंग, और मेरा मोटिव भी वही है। अच्छा, मेरे को बताओ कि टॉप 5 आर्टिस्ट
फ्रॉम हैदराबाद रैप आर्टिस्ट कौन कौन से, मैं भी ताकि उनको ना एक्सप्लोर करूँ, जाके सुनो। राइट। तो पहला तो जो है जिनको मैं खुद फॉलो करके लिखना करना सीखा, मैं जिनसे अभी भी मैं इंस्पायर होता, आज जिनका म्यूजिक मैं आज भी सुनता, वो है धार्मिक। ओके। जो हमारे ही 5,12,000 का है। उनका म्यूजिक बहुत क्रेजी है, इंडिपेंडेंटली म्यूजिक डाल रहे राइट नाउ भी। उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था। एंड और टॉप 5 तो मैं क्या बोलूँ तुमको, और शेर मैं तो खुद को वर्ल्ड में गिनता है। दैट्स नाइस। या राइट। और थग्स यूनिट बोल के एक डुओ था हैदराबाद में, जो कि पायनियर से उधर के 2005-6 से कर रहे थे उन। राइट। पर उनका सीन मतलब इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम हुआ नहीं था, तो लोग वाकिफ नहीं उन लोग से कि हैदराबाद से भी कुछ सीन है बोल के। लेकिन उनका कांटेक्ट उस टाइम पे कृष्णा वगैरह, और फिर जब डिवाइन ये लोग आए तब उनसे भी सबसे था। तो मतलब सिर्फ हैदराबाद के नहीं, इंडियन हिप हॉप के वो लोग पायनियर्स थे। तो मुबुशेर नाम है उसमें से एक का, तो जिनका म्यूजिक मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता था। एंड टॉप 5 तो मैं नहीं निकाल सकता, बाकी मतलब मेरा जो क्रू है 5,12,000, यही मेरे को टॉप 5 लगते हैं। मतलब इसके अलावा मतलब है वहां पे म्यूजिक करने वाले, पर किसी का देख के ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब इसको मैं फॉलो करूं। कर रहे हैं बट इतना ग्रेट क्वालिटी नहीं है, ये कैसे क्वालिटी। हाँ, इतना ज्यादा पैशनेट या फिर बहुत ज्यादा सीरियस आर्ट को लेके वैसा कुछ दिखाने, क्योंकि सीन है ही नहीं। किसको देख के फॉलो करेंगे, किधर जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, किधर साइफर्स करेंगे। बट अब आप आ गए हो। हाँ, अब वो ग्रो होने वाला है। तो हैदराबाद से तो जो मेरा खुद का क्रू है, मेरे को वही मतलब समझ में आता कि कुछ प्रॉपर म्यूजिक बना रहे, दैट इज 5,12,000। दैट्स ग्रेट भाई। 5,12,000 अगर आपने नहीं चेक करा तो प्लीज जाके चेक करें इनको। भाई मेरे को बताओ कि हसल में जब आपने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, शो अभी खत्म हो गया है, राइट, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड क्या लर्निंग्स थी आपके जो आगे काम आएंगी फ्यूचर? भाई एक्सपीरियंस ऐसा था जो मैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया कि एक्सपीरियंस ऐसा होने वाला है। पहले हम लोगों का म्यूजिक सुनते थे, इन्फ्लुएंस होते थे, बस उतना ही था, और उसके ही बेसिस पे हम हमारा आर्ट बनाते थे और यूट्यूब पे वगैरह डालते थे। लेकिन हसल पे आने के बाद में मेरे को ऐसा फील होता कि मैं कंप्लीट आर्टिस्ट बना उधर आके, कि मतलब सिर्फ एक दो एस्पेक्ट में नहीं, हर चीज में ग्रो हुआ मैं। अब वो आप लिरिकली ले लो, या फिर म्यूजिकली ले लो, या फिर स्टेज परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस वाइज ले लो, ब्रेथ कंट्रोल वगैरह, जितने भी फैक्टर्स आते हैं एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन के, उसमें मेरे को लगता है कि मैं हर तरीके से ग्रो हुआ। क्योंकि मैं 3 महीने उधर था, और 3 महीने में सिर्फ मेरा म्यूजिक नहीं बना रहा था, बाकी 16 आर्टिस्ट का म्यूजिक, बाकी 15 आर्टिस्ट का म्यूजिक सुन रहा भी था। हर दिन, हर सुबह, हर शाम, और हर दिन रिहर्सल करना 4-4 घंटे, और फिर हर हफ्ते में एक नया गाना बनाना, प्रोड्यूस करना, उसको मेमोराइज करना, और फिर इंडियन टेलीविजन पे जाके परफॉर्म करना, और डांस भी करना, और जितने खुद के स्किल्स है वो प्रेजेंट करना, जो कोई भी नहीं कर रहा। यस। एक मतलब इतनी भीड़ में, जिधर हिप हॉप में सिर्फ एक बात करता है एक रैपर आके कि मैं ये हूं, मैं वो हूं एंड ऑल, उतनी भीड़ में आके एक अलग ही कल्चर लेके आ जाना। क्योंकि हसल सीजन 1 हो गया, सीजन 2 हो गया, लेकिन कोई हैदराबाद से अब तक आया नहीं था। तो सीजन 3 में जब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब अब मैं जाने वाला हूं, तो मेरे को उधर ही फीलिंग आ गई थी कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो हिस्ट्री बनने वाली है। वो फीलिंग आ गई थी मेरे को, और हिस्ट्री बना दिया। दिस इज व्हाट आई फील कि एक नया रीजनल हिप हॉप डिस्कवर हो गया इंडियन हिप हॉप के अंदर। तो एक लर्निंग्स, जैसे आप बता रहे हैं ना कि एक टीवी की प्रेजेंस आपको समझ आ गई, टीवी से आप फेमिलियर हो गए, कैमरा से फेमिलियर हो गए, ये रियलिटी शोज होता है। यस। अब जो आपकी लर्निंग्स है, इनको आप आगे कैसे यूज करोगे? क्योंकि असली गेम मुझे तो अब स्टार्ट है। बिल्कुल अब स्टार्ट है, अभी कुछ भी नहीं हुआ मेरे में, 0.1% भी नहीं मानता अब तक जो कुछ भी हुआ। मतलब जितने मेरे प्लान्स है उसके सामने अगर हसल को रखे तो कुछ भी नहीं है। सो आगे ये लर्निंग्स मैं कैसा यूज करने वाला हूँ, एक आर्टिस्ट की, जो एक म्यूजिशियन की जो लाइफ है, वो यही है कि स्टेज, माइक, क्राउड, और परफॉर्म करना, लोगों को नया म्यूजिक सुनाना, लोगों को नई बातों से डिस्कवर कराना, नई स्लैंग से वो करवाना। और उसके लिए मतलब जितनी भी स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स मेरे को लगता है कि वो मेरे को हसल से मिल गई। क्योंकि हसल पे मतलब जितने भी आर्टिस्ट लोग थे, मतलब सबके पास अपना एक अलग फ्लेवर है जिनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आप। मतलब उदय था, इतना ज्यादा टेक्निकल था, मतलब उसके साथ हैंग आउट करके जो मेरे पास नहीं था, मैं उससे ले लिया। समझ रहे आप? तो जितने भी आर्टिस्ट थे, विजय दादा हो गया, एकदम प्रॉपर स्ट्रीट था, स्ट्रीट रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर डेफिनेशन है।
तो उससे मैं ये चीज उठा लिया कि ओके स्ट्रीट रिप्रेजेंटेशन का ये वो है मतलब। तो मृणाल थी मेलोडिक वाइज, टेक्निकली म्यूजिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, वोकली, तो उससे वो उठा लिया। तो मतलब ऐसा था कि हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने मिला, बार बार परफॉर्म करके कुछ सीखने मिला। वो प्रेशर में एक हफ्ते में गाना बनाना, उससे ये समझ में आया कि अच्छा एक हफ्ते में गाना बन सकता। मतलब पहले ऐसा सोचते ही नहीं थे कि गाना बनाएंगे डाल देंगे, अगले हफ्ते एक और गाना डाल देंगे। मतलब सबकॉन्शियसली यही था दिमाग में कि एक गाना बनाने 1 महीना तो लगने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे आगे मालूम है कि मतलब 10 वीक्स बैक टू बैक गाने देना और पूरे के पूरे मिलियन पार। एक मतलब हसल पे एक गाना नहीं है मेरा जो मिलियन के नीचे। तो वो चीज फील हुई कि मतलब बैक टू बैक गाने देना तो देना और हिट्स देना। तो कॉन्फिडेंस आ गया। ये लर्निंग ये थी कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि मतलब कुछ भी कर सकता है इंसान अगर उसमें वो दम है, वो सीखने की लगन, पैशनेट होना बहुत जरूरी है अपने काम को लेके। बिल्कुल। बट सही यार, काफी कुछ लर्निंग आपकी अच्छी रही, बहुत कुछ सीखा। फ्यूचर में इन पे आप काम करोगे और अपना ब्रांड, अपना टैलेंट उसको और बड़ा करोगे। बिल्कुल 100%। ये अच्छा लगा मेरे को यार, काफी सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट ने आपको शाउट आउट दिया। राइट। समांथा प्रभु, राणा डग्गुबाती और विजय देवरकोंडा, सीधे मौत भी गेस्ट जज आए थे, उन्होंने भी काफी। कैसी फीलिंग थी समांथा से आया? समांथा तो आई थिंक वो आपको स्टेज पे भी काफी अच्छा। भाई सीन ऐसा है कि जब मैं रैप करना शुरू करा था उससे पहले मैं डांसर था। और मतलब हैदराबाद में जितने भी टॉलीवुड मूवीज वगैरह शूट होते थे, ये सब होते थे, तो मैं उनके पीछे बैकग्राउंड डांसिंग करता था। अच्छा। हाँ, तो समांथा का एक म्यूजिक वीडियो था, कुछ था, एड का शूट था या कुछ था, मेरे को मालूम नहीं है, वो रिलीज हुआ नहीं, उसके पीछे मैं डांसर था। अच्छा। हाँ, 2020 में, लॉकडाउन से पहले। वो टाइम पे मतलब वो टाइम पे हमारा ऐसा था कि मैं वो सब करता था कि उधर से जो पैसा आएगा उससे अपन म्यूजिक वीडियो बना के डालेंगे करके। मतलब तब तो बिगिनर था मतलब रैप में। तो हम 12-12 घंटे धूप में शूट करते थे, हीरो लोग के पीछे नाचते थे, 1500 रुपए कुछ मिलते थे, उसमें 400 रुपए में रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, उसमें म्यूजिक वीडियो बना के डालते थे यूट्यूब पे। और अभी हजर पे मैं समंथा मैम के सामने परफॉर्म करा है। समंथा मैम के मुंह से जब मैं सुना केडन बोलते केडन, तो फीलिंग ये थी कि मतलब टाइम कभी भी बदल सकता। पिछले साल ये था तो आज कुछ और हो सकता, आज ये है तो 1 साल बाद कुछ और हो सकता। सीधे मौत को तो हम मतलब पागलों के वैसा सुनते थे, मतलब वोट में बजा के एकदम। तो जिनको इतना सुनते बोल रहे। और 1 साल पहले ही सीधे मौत के कॉन्सर्ट में हम लोग खड़े के थे इतने ज्यादा क्राउड के अंदर, यहाँ से लोग धक्का मार रहे, ये कर रहे, हम लोग सुन रहे मतलब। और जस्ट उसके 1 साल बाद में मतलब सामने काम भाई बैठ के बोल रहे कि मतलब मेरा भाई गया था हैदराबाद, सिर्फ केडन सुन रहे उन लोग। और मतलब औंकर भाई, काम भाई, दोनों के दोनों मतलब बादशाह भाई, इन लोग मतलब ऐसे थे कि मेरी आर्ट को बहुत अच्छे से समझे। जिधर पूरी दुनिया उसको क्रिंज बोल रही थी, इन लोग उसकी गहराई समझ रहे थे। वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दी। तो मतलब एक छोटी छोटी चीज को पकड़ के बोलना, मतलब जिधर लोग बोल रहे कि बहुत ज्यादा कमर्शियल है, ये है वो है, उधर इतने बड़े महान लोग मेरे को बोल रहे कि यही कर, तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना। तो मतलब जब इन लोगों से अप्रिसिएशन मिल रहा, मतलब ये लोग बोल रहे कि मेरा आर्ट ये है वो है, तो मतलब मैं किसकी भी क्यों सुनूं। तो फीलिंग यही थी कि मतलब टाइम कभी भी बदल सकता, कुछ भी हो सकता। एंड जिन लोग को सुन के इतना ज्यादा फ्लिप होते थे एक टाइम पे, वो लोग बोल रहे कि मेरा म्यूजिक अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो प्राउड फीलिंग है। गुड यार, वो होना भी चाहिए हाँ। जब इतनी मेहनत कर रहे हो, बिग आर्टिस्ट एंड सेलिब्रिटीज अप्रिशिएट यू। राइट। अच्छा, समांथा को बताया आपने कि मैं एड के लिए शूट में था पीछे? हाँ, उस दिन बताया? हाँ, क्या रिएक्शन था उनका? शो वाले दिन बोले थे, मतलब शॉक हो गए थे एकदम कि अच्छा ये क्या है। उसके बाद वो क्लिप डाले नहीं मतलब वहाँ टीवी के ऊपर। हाँ, क्या है नहीं मालूम, लेकिन मैं डाल दूंगा। अपने को कोई इशू और स्ट्रेस नहीं है। नहीं, उनका भी रिएक्शन यही था कि मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करे थे उन्होंने, और बोले थे कि स्पेशली मैं तेरी फैन हूँ, तेरे लिए आई मैं। तो अब ये बात ऐसी है कि इस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्या बोले, थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है इसके सामने। तो अच्छी फीलिंग थी कि मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस टॉलीवुड इंडस्ट्री की। हाँ, बट वही ना, उनका रिएक्शन बड़ा जानने वाला था ना कि अच्छा तुम थे, कौन सा वीडियो? हाँ, वही था। उन्होंने बोला होगा। हाँ, मैं बताया उनको जो भी आपको बताया कि ऐसा ही कुछ था।
बट सही यार, ग्रेट यार, मतलब यही मतलब आर्टिस्ट में रहता है, इस चीज का भूखा होता है हाँ कि दूसरा आर्टिस्ट कि दूसरा मतलब जिसको अपन बहुत टाइम से फॉलो करे, जिनसे इन्फ्लुएंस हुए, इंस्पायर, उससे अगर तारीफ मिल गई तो मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि अंदर सही जा रहा है, काम बन गया। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जैसे आपने बात की, मुझे उससे याद है कि बहुत सारे लोगों ने आपको, हिप हॉप ऑडियंस बोल लो, चाहे वो मीम पेजेस वाले बोल लो या डीएचएच कम्युनिटी वाले बोल लो, बहुत आपको ट्रोल करा, आपके कंटेंट को क्रिंज कहा। मुझे याद है एक मैंने मीम देखा था, मतलब फनी तो नहीं था, बट उसमें किसी जब वो डांस वाला स्ट्रीट सेलिब्रिटीज, कि भाई ये रैप शो है, रैप का डांस क्यों कर रहा है, राइट। मतलब उस टाइम पे क्या माइंड में चला था? देख रहे थे व्हाइल यू वर ऑन द शो? सब कुछ देख रहा था मैं, एक एक चीज देख रहा था, तभी गाने बन रहे थे। तो क्या फन वे में लिया या बोला हाँ ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे मेंटल स्ट्रेस पे कोई ये इफेक्ट नहीं करने वाले? क्या नहीं, ये तो मेरे को बहुत पहले से मालूम था कि ये होने वाला है। अच्छा, बहुत पहले से मालूम था, और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी बहुत होने वाला है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी और ज्यादा हेट मिलने वाला है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि हेट मिलने का रीजन ये है कि लोग आर्टिस्ट को समझ नहीं पाते। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग हेट इसलिए करते क्योंकि एक ही तरीके के साउंड में लिमिटेड है उन लोग, मतलब लिरिकल है तो ही हिप हॉप है, ये डेफिनेशन बना दी, जो कि नहीं है। हिप हॉप सिर्फ यही है कि आर्टिस्ट एक्सप्रेस करता म्यूजिक के थ्रू उसका जो भी एक्सपीरियंस था, जो जिंदगी उन्होंने जिया, उसकी लाइफ है, जहां से निकल के आया, उसकी जिंदगी उन्हें म्यूजिक के थ्रू बता रहा। अब चाहे टेक्निकली बताओ या फिर सिंपल लैंग्वेज में बताओ, सामने वाले के दिल तक अगर वो पहुंचा तो वो हिप हॉप है। लेकिन ये जो कम्युनिटी है, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये तो मैं भी देखो, ये भी बहुत सारे आर्टिस्ट बोल देते हैं ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे होते हैं कि जो हिप हॉप कम्युनिटी अपने यहाँ बहुत टॉक्सिक है। हाँ, मतलब वो अभी मैंने एक मीम देखा था, किसी बंदे ने बनाया था, वो इतना टॉक्सिक मीम था, मैं बताता हूँ। एक बहुत ही सीनियर लेडी केबीसी में आई थी, राइट। तो बच्चन साहब ने उनसे पूछा कि रैप आप सुनते? तो बोलता रैप से पहले ये था कुछ देश। हाँ, इतना ब्रिलियंट किया, किसी ने उसका मीम बनाया था, बहुत ही टॉक्सिक मीम था, राइट। तो मैं वही सोच रहा हूँ यार, ये मतलब कि प्रॉब्लम क्या है, गलत क्या है? मतलब इट्स मुझे लगता है कि कुछ सीखने वाली चीज है, तो आप सीखोगे उससे। मतलब इतनी टॉक्सिसिटी मत करो, हर किसी के गाने पे जाके भाई आपको नहीं पसंद। मेरा तो सिंपल फंडा है, देखो भाई, मुझे नहीं पसंद, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं वहां रुककर कमेंट नहीं करता, मैं मीम नहीं बनाता, मैं ट्रोल नहीं करता, समझ रहे हो? मुझे लगता है कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप आगे बढ़ जाओ। मैं ये 150 बार बोल चुका हूँ, एक और बार बोल देता हूँ कि आगे बढ़ जाओ। बट जब मैं देख रहा था, जब हसल चल रहा था कि ठीक है स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड थे, उसको पता है कि बहुत सिंगिंग हो रही थी, ठीक है, वो फिर आई थिंक शो वालों ने भी बाद में चेंज कर दी थी, क्योंकि भाई रैप शो है, तू रैप शो है, रैप कर। बेला भाई की लाइन हर जगह थी, ठीक है, बहुत वायरल हो गई थी वो। देखो समझ आता है क्योंकि बहुत सिंगिंग, रैप शो नहीं है, हिप हॉप शो है, हिप हॉप शो है, तो रैप से पहले हिप हॉप शो है। हाँ ठीक है, तो उन्होंने भी चेंज करा, फिर रैप बहुत आने लगा। आई थिंक सेकंड थर्ड एपिसोड के बाद ही हो गया था। बट जब मैंने मीम्स देखे, मैं होता ओ भाई साहब, ये तो भाई इतने फट गए। तो आप रेडी थे कि ये मैं हैंडल कर लूंगा टॉक्सिसिटी? हाँ, मैं रेडी था, मैं बहुत पहले से रेडी हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मतलब मैं रैप, हिप हॉप, ये सबसे बहुत ज्यादा बियॉन्ड आर्टिस्ट हूँ। मेरे को ऐसा फील होता, मैं कोई कल्चर के अंदर रह नहीं सकता, या फिर एक लिमिटेड, मतलब मेरी नॉलेज ऐसा मेरे को लगता है कि मैं लिमिटेड नहीं है मेरा दिमाग। आई कैन क्रिएट एनीथिंग जिसका कोई जॉनरा ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद ही एक पूरा अलग का अलग कल्चर हूँ, मेरे को वो बनना है। तो क्योंकि देखो, तुम कितना भी अच्छा हिप हॉप कर लो, तुम डीजे कूलर के नीचे ही है, क्योंकि डिस्कवर करने वाला कोई और था, बनाने वाला कोई और था, उससे बड़े तुम नहीं बन सकते, कितना भी अच्छा कर लो। तो मेरा वही विजन है कि मतलब कुछ अलग ही बना देना है मेरे को। गुड। मेरे को ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ही सीमित रहना है, ऐसा ही म्यूजिक करने का है, टेक्निकलिटीज करना है, कुछ मेरा मतलब फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा ही म्यूजिक क्रिएट करना है, मेरा कोई जॉनरा ही नहीं है। मेरा जो मन करे वो बनाऊंगा। हाँ, ये तो वही बात है कि जो मन करा वो बनाना है, रियल बनाना है, असली चीज बनाना है, जो दिल से निकली। और अगर तेरे दिल तक पहुंच गई तो तू उसको हिप हॉप बोल या मत बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तेरे दिल तक पहुंचना जरूरी है। और अगर सामने वाला भी रियल है तो पहुंच जाती। अगर सामने वाला वेट कर रहा है कि इसमें मेरे को गलती निकालना है, तो उसको अच्छी चीजों में भी गलतियां ही नजर आती। हाँ, वो तो वही है ना कि आपकी वो आंखों पर डिपेंड करता है, आप क्या देख रहे हो। हाँ, आप सुंदरता में भी गलतियां निकाल ही देते हो, निकाल सकते हैं, राइट।
और मतलब एक जो सही आर्टिस्ट है ना, एकदम मैच्योर आर्टिस्ट, उसको असल में ये सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता। उन मेरे हिसाब से 10 मिनट भी नहीं देता है हेटर्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वो समय बर्बाद है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब विजन क्लियर होना जरूरी है। जैसा मेरे को मालूम है कि मेरे को कैसा म्यूजिक बनाना है, कैसे लोगों को सुनाना है, कहाँ तक जाना है, आने वाले 1 साल में मैं क्या सुनाने वाला हूँ, आने वाले 5 साल में मैं क्या सुनाने वाला हूँ, सब कुछ एकदम क्लियर विजन है मेरे पास। तो अगर मेरे को मतलब 2-3 गालियां सुन के अगर मैं इफेक्ट हो रहा, तो क्या फायदा वो विजन रखने का। मतलब वो खुद के ऊपर शर्म आ जाना अगर तुम इफेक्ट हो रहे किसी की बात से। तो गुड यार, काफी स्ट्रांग, काफी क्लियर माइंड है आपका, राइट? यस, यू आर वेरी स्ट्रांग। बट व्हाट डू यू हैव टू से टू दीस मीम पेजेस एंड कम्युनिटी पीपल हु आर वेरी टॉक्सिक? जो कर रहे करते जाओ, क्योंकि तुम्हारा घर चल रहा। क्योंकि देखो भाई, एंड ऑफ द डे फैमिली को मतलब तुम खाना खिला रहे, उनको अच्छे से रख रहे, वही जरूरी है। तो अगर ये करके तुम्हारा घर चल रहा तो चलाओ, और मैं हूं तुमको आगे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देने के लिए, जितना लेना है ले। पर एंड ऑफ द डे मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो। यस, बहुत जरूरी है। यस, मुझे लगता है जैसा आपने बोला, मीम पेजेस के लिए टॉक्सिसिटी वाला खाना भी कड़वा होता है। सही बात है। हाँ भाई, जब शो चल रहा था, शो को बड़ी हिट मिली। बड़ी हिट मिली, बहुत मिली स्टार्टिंग में हिट। कि भाई क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना कि हम कंपेयर बहुत करते हैं, राइट? ठीक है, घर में एग्जांपल होता है कि भाई शर्मा जी के लड़के के इतना अच्छा नंबर आए, तुम कब पढ़ोगे, उसकी ये लग गई जॉब, तुम कब करोगे। ये कंपैरिजन बचपन से होता है। तो हसल 2 जो था, राइट, वो मैं तो बोलूंगा वो ग्रेट था। वो इस लेवल पे गया है, ठीक है। सब गाने भाई मिलियंस करोड़ों में फटे मेरे ख्याल से, ऐसा करके, ठीक है। जो आर्टिस्ट वहां से निकले, दे आर डूइंग शोज, सब कुछ कर रहे हैं। पर जब हसल 3 आया, जब शो चलना शुरू हो गया, उसको भाई बड़ी हिट मिली कि कौन कौन से आर्टिस्ट आ गए, ये रैप तो नहीं है शो, ये तो सिंगिंग हो रही है। तो जब ये सब चल रहा था, तो अंदर क्या चल रहा था, मतलब विद इन द आर्टिस्ट एंड द प्रोडक्शन? देखो, मैं तुम्हारा बोलता हूँ हसल 0-3 में गलत क्या गया। हाँ, क्यों ये चीज हुई जो हुई। हसल सीजन 1 आया था 2019 में, जो कि पहला हिप हॉप रियलिटी शो था, ठीक है। तो वो अच्छा ही होना था कि मतलब रैपर्स को वो होप मिल गई कि अच्छा मतलब टीवी पे भी जा सकते रैप करके, ठीक है। तो हसल सीजन 1 था, ग्रेट नहीं था, बेकार नहीं था, इट वॉज अ गुड स्टार्ट, ठीक है। अब हसल सीजन 2 इतना हिट क्यों हुआ, मैं तुमको बताता हूँ। 2019 में आया सीजन 1, लेकिन सीजन 2 2020 में नहीं आया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। 2020, 21, 22 सीधा 3 साल बाद। तो हसल सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में 3 साल का गैप है, जिसमें आर्टिस्टों को टाइम मिल गया एवॉल्व होने के लिए म्यूजिकली। तो बहुत सारा नया टैलेंट उसमें बनते गया वो 3 सालों में। और जैसा ही उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हसल सीजन 2 के रूप में, वो पूरी फट गई उधर। उनको एक मौका मिल गया प्रेजेंट करने का, लेकिन सीजन 3 आया जस्ट 1 साल में। तुम पिछले साल इतना कुछ देख लिए, सीजन 1 में एकदम तुम कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कैसा कर सकते? तुमको सिमिलर सा ही साउंड देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सीजन 2 बेस्ट इसलिए था क्योंकि वो पहले तो हसल सीजन 1 से इंट्रोडक्शन हो गया, तो अच्छी खासी ऑडियंस मिल गई हसल को, और फिर उसके बाद 3 साल का टाइम मिला रैपर्स को स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, और फिर मिल गई उनको अपॉर्चुनिटी। और सीजन 3 गलत क्यों गया? क्योंकि सीजन 2 में MTV वगैरह जो भी है, इन लोग एनालाइज कर लिए कि अच्छा रैप में मेलोडी मिलाने से, थोड़ा सा देसी एलिमेंट मिलाने से, थोड़ा सा उसको कमर्शियलाइज करने से गाने फटने लग गए। सीजन 1 में भी गाने थे, लेकिन वो फटते नहीं थे, वायरल नहीं होते थे, हिट नहीं होते थे, बचते नहीं थे क्लब्स में, ठीक है। लेकिन सीजन 2 वाले गाने फट गए, राम राम हो गया, जादूगर हो गया। तो तुम देखो जितने भी गाने फटे, उसमें कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एलिमेंट है, गाना मेलोडिक है। तो ये उनको समझ में आ गया कि रैप को इससे ब्लेंड करना, ये रेसिपी है। हाँ, ये रेसिपी है, वो समझ में आ गया उनको। तो हसल 0-3 का भी विजन जो था, मोटिव जो था, वो गलत नहीं था। मतलब वो बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका ये था कि रीजनल हिप हॉप रिप्रेजेंट करना है। थीम वही था सीजन 3 का कि रिप्रेजेंट,
कि जो रीजनल है, कि मतलब यहाँ से आर्टिस्ट आएगा तो वो जगह को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो ऑडियंस भी वहां की मिलने वाली है। और थोड़ा सा कमर्शियल वे में अगर उसको करे तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम उसमें वर्स है ना, रैप को पहुंचा रहे तुम ऑडियंस तक। तुम डायरेक्टली अगर पूरा फ्री वर्स गाना जिसमें फुल टेक्निकलिटीज है ऐसे इंसान को सुनाएंगे जो कभी हिप हॉप सुना ही नहीं, और एक्सपेक्ट करेंगे कि इस पे 100 मिलियन व्यूज आ जाना, वो नहीं आ सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वैसे भी ना हर गाना 100 मिलियन वाला नहीं होता, हर गाना नहीं होता, बहुत रेयर गाने होते हैं, बहुत रेयर गाने होते हैं। तो जब उनका विजन यही था कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे उठाना है जो मेलोडिक वाइज इन मतलब ये एस्पेक्ट में बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल है, तो क्या गलत है उसमें? क्योंकि मुद्दा तो यही है ना कि मेन स्ट्रीम तक पहुंचाना है। तो उसमें जब बादल आया, सपने वाली रानी जो उनका वो था, मृणाल आई, मैं खुद कमर्शियल हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहा था शो पे, तो रैप को, हिप हॉप को पूरा दक्षिण भारत मिला, समझ रहे तुम? पूरा दक्षिण भारत, पूरा साउथ इंडिया, मतलब मैं आंखों से ही 1000 लोग देख रहा था मेरे सामने वेलकम बैक पे। तो मतलब 1000 लोग हसल देखे ना, तो रीजनल हिप हॉप रिप्रेजेंट थीम रखना इतना अच्छा वर्कआउट करा, ये बहुत ज्यादा कर सकता था, लेकिन मेरे को लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही करा पूरे शो पे। वो भी है, हाँ, जो कि अब वो है, वही रियलिटी है। मेरे को लगता है कि जितना वर्कआउट मेरे लिए करा उतना और भी आर्टिस्ट थे जो डिजर्विंग थे, बट उनके लिए हो नहीं पाया था, हुआ नहीं। अच्छा, ये बात नहीं सोचा कि जब ऑडिशंस ये सब हो रहे थे, फाइनलाइज कर रहे थे कि एवरी आर्टिस्ट से, मतलब एक मुझे कहीं से आया था, अब नो ये कितनी बात सच है, र्यूमर है क्या है कि इफ यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years ऑफ टी सीरीज you will be right, you will be in the show. Is that true or is that false? that's true. It's true. So you have signed? Yeah. Okay. मतलब ऐसा नहीं है टी सीरीज पे साइंड नहीं है अभी फिलहाल। Okay. ऐसा है कि वी कैन साइन यू, मतलब जितने भी 20 आर्टिस्ट आए, 16 आर्टिस्ट आए थे टॉप 16, तो ऐसा था कि यू हैव टू साइन, कि मतलब तुम कभी भी साइन हो सकते टी सीरीज पे, साइन नहीं है हम लोग अभी टी सीरीज साइन नहीं है, बट हो सकते हो। हाँ, अब वो चाहिए एक टर्म्स कंडीशन थी कि राइट, if you will be in the show, if you will be in the show, राइट, you can also sign up. नहीं, इतना नहीं था, ऐसा नहीं था कि तुम साइन करेंगे तो ही तुम हाँ, नहीं, हाँ, ये भी था कि ये भी रूमर था मार्केट में कि साइन करोगे तो ही आपको शो पे लेंगे। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं। हाँ, टी सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रू है, बट ऐसा नहीं है कि तुम साइन करना पड़ेगा तो ही तुम शो पे आएंगे, तभी शो पर आओगे। नहीं, अच्छा, ये नहीं था, क्योंकि अगर सब बोलते थे भाई नहीं करने वाले तो आर्टिस्ट ही नहीं मिलते थे असल सीजन 3। बात तो सही है। हाँ, सब वही बोलते थे, हाँ नहीं कर रहे हम, तो ऐसा तो ये कंडीशन तो नहीं रखे। बट यू कैन बी साइन। हाँ, यू कैन बी साइन इफ यू आर कमिंग ऑन द शो। आपने साइन किया अभी या इंडिपेंडेंट हो? नहीं, फिलहाल तो इंडिपेंडेंट ही हूँ। ग्रेट। अभी आने वाला है मेरा जनवरी में म्यूजिक वीडियो, द टाइटल इज इंडस्ट्री पे राज, इंडस्ट्री पे, मेरे चैनल पे। राज के चैनल पे कुछ नहीं है? आपके चैनल पे दे रहे ना पॉडकास्ट, बड़ा, यस, सबसे बड़ा पॉडकास्ट। तो भाई अभी भी इंडिपेंडेंट है और गाना आ रहा है इंडस्ट्री पे राज। यस, जनवरी में। क्या मतलब इट्स अ कमर्शियल सॉन्ग? और वैसे सब बताया मेरा कोई जॉनरा नहीं है। हाँ, इट्स ये बहुत ही सरप्राइज जॉनरा से बिलोंग करते हैं और उसमें भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। हाँ, और वो जॉनरा को बोलते केडन। यस, ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई सॉन्ग के लिए। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि यू वर इंस्पायर्ड बाय MC स्क्वायर। यस, एक MC भाई का एक किसी ने इंटरव्यू करा हुआ था, वो असल 03 के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। कि पूछा उन्होंने आपके बारे में बोला कि हाँ केडन मुझे पसंद है, फिर उनसे पूछा कि कौन आपके टॉप 5 या टॉप 6 ऐसे करेंगे, तो उसमें आपका नाम उन्होंने लिया नहीं। हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे हम बात कर रहे थे टॉक्सिटी, DHH कम्युनिटी करके, तो आपके जो फैंस थे वो जाके स्क्वायर भाई को हेट देने लगे। हाँ, ये पता ही होगा आपको। हाँ, मालूम। व्हाट यू हैव टू से राइट नाउ? क्यों, मतलब फैंस क्यों करते हैं ऐसा? आई नो दे लव यू अ लॉट। हाँ, मेरे हिसाब से लगता है कि लव से भी ज्यादा ऑब्सेस हो जाते वो लोग, मतलब उसको लेके बहुत ज्यादा वो हो जाते कि इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, मतलब तो वो रीजन है मेरे हिसाब से। देखो, सुनना जरूरी है पहले क्या। हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने सुना केडन इज गुड। हाँ, स्क्वायर भाई का मतलब सेंटेंस ये था कि मतलब अभी तक के हिसाब से जितने मेरे टॉप 5, और तब सिर्फ एक एपिसोड हुआ था। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये बोला अभी तक के हिसाब से। अभी उन्होंने बोलता कि 2-3 एपिसोड और आ जाए फिर मैं बताऊंगा। तो जब इंसान सामने से मेंशन करके इतना क्लियरली पढ़े कि अभी तक के बेसिस पे मेरे टॉप 5 ये है, तो मतलब लोगों को देखो बहाना होना, मतलब कि कुछ भी करने का,
और चाहे वो मेरे फैंस रहने दो या फिर किसी के भी फैंस रहने दो, उनको कहीं भी ऐसा कुछ दिख गया कि ये गलत है तो फिर ज्यादा सोचते, उनका दिमाग काम नहीं करता, मतलब मैच्योरली नहीं सोचते फैंस। कहीं अगर बात लग गई तो लग गई, बस बात खत्म है, कुछ नहीं बोल सकते। मतलब स्क्वायर भाई से बात हुई आपकी? स्क्वायर भाई से बात हाँ हुई थी, मिला था मैं उनसे। हाँ सेट मैं भी आया था वैसे तो एक एपिसोड में, फर्स्ट सेकंड एपिसोड में आई वाज देयर। सेट पे नहीं मिला था मैं, होटल पे आए थे। अच्छा तो क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई, मतलब तब शो शुरू नहीं हुआ था तब, अच्छा पहले तब मिले थे। MNDP जो था ना शो पे, हाँ। शुरू में उनके दोस्त थे स्क्वायर भाई, तो उनके थ्रू मिला था मैं। बात वही जनरल टॉक्स की, मतलब तुम्हारा बेस्ट दो एंड चलाओ शो को चलाओ, बस और कुछ भी नहीं है। सही, अपने आप को प्रेजेंट करते जाओ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक निकालते जाओ, इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे, क्योंकि पहली बार मिले। यस, और शो के बाद नहीं उतना तो कुछ, सिर्फ कुछ आधे घंटे के लिए मिले थे, तो इतना कुछ, बस उनका यही था कि मतलब किसी की भी बात सुनो न को, मतलब जो तुम्हारा है ना, जो एक्चुअल जेन्युइन स्टाइल है वही रिप्रेजेंट करते जाओ। स्क्वायर भाई से तो मतलब ऑल एक साल से ही मतलब ऐसा पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि मतलब ये आर्टिस्ट है, अच्छा आर्टिस्ट है, यस, अच्छा इंसान है, प्योर इंसान है, वो वाइब्स आती थी। तो सामने से भी जब मिले तो सब कुछ ब्लेसिंग्स ही थी उनकी, और कुछ भी नहीं है कि मतलब बेस्ट ही बोल रहे थे। दैट्स गुड यार, बट व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस? इतना प्यार करते हैं कि यार मतलब कमेंट ठोक देते हैं कि देखो भाई, जो गलती बाकी लोग कर रहे, बाकी लोग के फैंस कर रहे, वो तुम लोग नको करो। कि मतलब बाकी लोग के फैंस अगर मेरे को हेट दे रहे और तुम अगर मेरे फैंस हो तो तुम दूसरे आर्टिस्ट को हेट मत दो, क्योंकि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना, यही मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। और तुम भी अगर वही हरकत करेंगे तो फिर मतलब मेरे फैंस में और बाकी के फैंस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा ऑब्सेशन है मेरे से, बहुत ज्यादा प्यार है, सुन नहीं सकते मेरे खिलाफ कुछ भी अगर कोई बोलेगा, लेकिन वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको अच्छे वे में एजुकेट करना और सही रास्ते पे डायरेक्ट करना। तो कोई भी आर्टिस्ट रहने दो, मेरे बारे में कोई कुछ कितना भी बुरा बोलने दो, किसी को भी उल्टा कुछ भी मत बोलो, तुम मेरा म्यूजिक सुनो, मेरा म्यूजिक बजाओ और भाई को प्यार करो। हाँ, और मेरे को प्यार करो, बस बाकी लोग की इज्जत करो। सही, बहुत सही, आपने अच्छी बात बोली, बिल्कुल, अच्छे से इंस्पायर करा। बिल्कुल भाई मुझे याद आया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि जैसे बात कर ली हमने, देखो क्रिंज लोगों ने आपके कंटेंट को क्रिंज बोला, ट्रोल करा, मीम करा। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने डिस सॉन्ग बनाए यहाँ पे। मैंने मैं जब वो आ रहा था तो मैं देखा स्ट्रीट सेलिब्रिटी, फिर कुछ और सेलिब्रिटी एक दिखा रहा है, मैंने अच्छा नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे, बट यू आल्सो नो इट, यस, इफ यू हैव चेक्ड इट। तो ये करके तो मतलब अब उनके रीजंस भी बहुत सारे, सबके अलग अलग है, कुछ क्रिंज को लेके है, कुछ एक वो भी चीज होती है, देखो क्या है ना कि आप नहीं है वहां पर, थोड़ी जेलेसी भी होती है, सबसे बड़ा रीजन हाँ कि आप नहीं वहां पर, तो ये करके। बट आपने सुने इतने सारे डिस सॉन्ग्स बने आप पे, या आपको पता था आसपास की चीज चल रहा है मेरे? हाँ मालूम था, रील्स के थ्रू मालूम हो ही जाता था, कोई वो भेज देता था कि मतलब अरे केडन डिस मार दिया तेरे तो वजह यही रहती भाई बेसिकली कि मतलब अरे जहां पे मेरे को जाना है वहां पे खड़ा हुआ है इंसान, मतलब जहां जाना मेरे लिए इतना मुश्किल है, मतलब इतने टाइम से हाथा मार रहा हूँ, पैरा मार रहा हूँ, लेकिन पहुंच रहा नहीं, इन्हें चले गया उधर। तो बस उन्हें रीजन ढूंढता कि इसमें मैं क्या ऐसा निकालूं, कुछ गलत निकाल के बोल दूं, हेट मतलब कुछ तो ऐसा क्रिएट कर दूं कि मतलब इसको ऐसा फील कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा ओवररेटेड आर्टिस्ट है। घूम फिर के कोई भी हेटर यही पॉइंट निकालता कि आर्टिस्ट ओवररेटेड है, और मेरे को ऐसा फील होता कि ओवररेटेड आर्टिस्ट कोई नहीं रहता, जिसको जितना हक्का मिलना है उतना ही मिलता, जिसको नहीं मिलना है नहीं मिलता। अब बस वो बहाने है कि ओवररेटेड है, क्रिंज है, ये है वो है, कुछ भी है, स्टेज के ऊपर है, स्टेज के ऊपर है। एक ये भी होता है ना कि जैसे जब आपकी परफॉर्मेंस हुई, गेस्ट जज हो गए, स्क्वाड बॉस, बादशाह भैया, सबने अप्रिशिएट करा, सेलिब्रिटी सबने करके इसकी हाइप खा लूं, एक होता है ना हाइप खाना, कि अभी केडन की बहुत हाइप है, केडन को डिस मार देता हूँ, केडन की हाइप मिले। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो, कि मतलब अभी हर जगह इसकी ही बात चल रही, इस पे अगर मैं कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दूं, राइम करूं नहीं करूं, मतलब जबरदस्ती गालियां भर दूं गाने के अंदर, कुछ भी कर दूं, इसका नाम लगा दूं टाइटल के अंदर केडन शर्मा डिस, तो चलने वाला है वीडियो। मतलब पर लेकिन वो बहुत छोटी सोच है, चीप सोच है, मतलब किसी के नाम पे तुमको बड़ा होना है। ये तो हम भी कर सकते थे, 4-5 साल से हम भी एमवी को डिस कर सकते थे
लेकिन हम इंस्पायर हुए ना, हाँ। हम इंस्पायर हुए, हम अच्छी चीज, हम आर्टिस्टों की अच्छी चीजों से सीखे कि मतलब अपन क्या, अब 100 तरीके थे वायरल होने के भाई, आज भी 100 तरीके वायरल होने के, अभी जितने हिट है उससे बहुत ज्यादा नंबर्स लाने के 100 तरीके, पर कर रहे थोड़ी, यही तो फर्क है ना हम में और उन लोगों में, कि तरीके हमारे पास भी है लेकिन हम अच्छे तरीके ही चुनते। सही है यार, काफी सॉर्टेड हो, काफी क्लियर हो माइंड में, यू नो, Yes. बहुत ही क्लियर हो कि भाई ऐसे ही रहना है और इन जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं इन पे मुझे इन पे काम ही करना चलना है, बिल्कुल। ग्रेट भाई। कभी हुआ भाई, कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि यू नो और डीमोटिवेटेड आपने फील करा हो, फिर उससे उससे कैसे आपने आपको मोटिवेट करा? 1 साल पहले ही मतलब मैं म्यूजिक शुरू करके कुछ 2 साल ऐसा हो गए थे, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब थक गए थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, कि मतलब मेरा मोटिव क्या है जिंदगी के अंदर, मेरे को किधर जाना है। मतलब मैं ये गाने बना के डाल रहा तो सही, पर क्यों कुछ मिल रहा ही नहीं रिटर्न में। फिर मतलब वो एक कॉलेज लाइफ अलग, फैमिली से प्रेशर अलग कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, मतलब हर जगह से चारों तरफ से वो प्रेशर। और जो म्यूजिक एक चीज है जिसको लेके अपन इतने पैशनेट है, वो कर रहे तो सही, पर घर तो पैसों से ही चल रहा है ना, वो तो आ रहा नहीं, तो पॉइंट क्या है कुछ भी करने का। तो वो इतना ज्यादा हो गया था, मतलब वो लिमिट ही क्रॉस हो गई थी कि मतलब पेन ही नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं क्या जोश से बनाऊं गाने। तो मतलब पूरी एनर्जी खत्म, एग्जॉस्ट हो गया था मतलब। तो क्या कैसे मोटिवेट करा अपने आप को? उसके बाद मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया था, गुड। बहुत ज्यादा भक्ति करना ये वो, और मतलब सुबह जल्दी उठना एंड ऑल, डिसिप्लिन फॉलो करना। मतलब मैं कोशिश करा कि मैं जितना भी लाइफ को ट्रैक पे लेके आने के लिए मैं जितने भी एक्टिविटीज कर सकता मेरे को सब कुछ करना है, पर क्योंकि मेरे को मालूम था कि ऐसा तो खत्म नहीं होना है भाई, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता मेरी जिंदगी में। तो जब मेरे को मालूम है तो वो अचीव करना है मेरे को, तो बस वही था कि वापस ट्रैक पे आया, फैमिली की मदद से, इनकी मदद से, दोस्तों की मदद से, वापस आसपास के लोग रियलाइज करवाते थे कि मतलब तू कलाकार है इतना बड़ा, तो मतलब बस लोगों का, ऊपर वाले की ही ब्लेसिंग थी और घर वालों का वो था जो वापस ट्रैक पे लेके आया, और डीमोटिवेटेड जो वो वाला फेज था उससे वापस निकले, म्यूजिक ही लेके आया आफ्टर ऑल बाहर उधर से। फ्रेंड्स, म्यूजिक एंड हाँ, फैमिली। राइट। बट पता एक, मतलब इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट करना, बट मैंने ये देखी है जो जेनजी जनरेशन है, जेनजी, इनको पेशेंस नहीं है। मतलब जैसे आपका एग्जांपल है, आपने बोला कि 3 साल हो गए मुझे कुछ हो नहीं रहा, बट राइट नो वो बहुत रेयर केस होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको उनके ना फेम, उनका पीक टाइम वो 10-12 साल के बाद मिला, राइट, क्योंकि वो कर रहे थे और वो लर्निंग, एक वो हसल नहीं होते, वो एक लर्निंग स्टेज होती है। आप 150 चीजें सीखते हो ये करके, और और मुझे लगता है, बट अब मैंने देखा, मैं बहुत सारे यंग आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वो बोला भाई 2 साल से कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा। मुझे एक भी लगता है कि ये ना आर्ट है, देखो आर्ट से पैसा कमाना एक अलग ही चीज है, अलग फील्ड है, बट आप इसलिए घुस रहे हो कि मैं रैपर बनना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ कि मुझे पैसे आपने, एक तो बहुत गलत चीज है, दूसरा बहुत ही गलत थिंकिंग है, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि कि अगर पैसा कमाते हो जॉब भी कर लो साथ में। बहुत सारे आर्टिस्ट को जो दोनों काम करते हैं, जॉब भी करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले भी खुश है, घर में पैसे दे रहा है, अपना म्यूजिक वीडियो फंड कर रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है। बट मेरे को लगता है कि पेशेंस बहुत कम हो गया है ये जनरेशन में, कि उनको अगर जैसे अभी स्टार्ट किया तो मैं भाई अगले साल मुझे फटना चाहिए, अगले साल भाई मैं यहाँ हूँ, ये शो कर रहा हूँ, वो शो कर रहा हूँ, पैसे आ रहे करके। बट गुड थिंग ऑलवेज टेक टाइम, राइट। मतलब राइट हो या रॉन्ग मुझे बताओ भाई। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। और ये जो पेशेंस वाली चीज है भाई, देखो अगर हिट होने के लिए या ब्लो अप होने के लिए म्यूजिक बनाएंगे कभी नहीं हो सकते, राइट। वही मैंने बताना चाहता हूँ लोगों, यार ये बात बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो म्यूजिक बड़ा होता है जो म्यूजिक रियल है। और अगर तुम्हारा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मतलब मेरे को हिट होना है, ब्लो अप होना है, लेकिन म्यूजिक से प्यार ही नहीं है, म्यूजिक के लिए वो रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो तुम कहां से बनाएंगे कुछ भी, मतलब इनोवेटिव या फिर क्रिएटिव। तो ये बहुत छोटी सोच है कि मतलब ब्लो अप हो जाना है, हिट हो जाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यूजिक को लेके तुम्हारी कितनी इज्जत करते हो तुम, उसकी पैशनेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर वो है ना, मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ कि 5 साल 10 साल 15 साल वो आ ही जाता ऑटोमेटिकली टाइम।
हाँ वही तो बोल रहा हूँ, हर बंदे का टाइम होता है देखो। हाँ, मान लो आप 3 साल बाद फटे भी, हाँ, हसल भाई, राइट, किसी का 5 साल होगा, राइट, राइट, किसी का 10 साल बाद होगा। हाँ, तो हाँ। हर किसी का एक टाइम पीरियड है। वो टाइम 5 साल 10 साल वो गैप इसलिए है क्योंकि आर्टिस्ट का एक ऐसा टाइम आता है जिधर उन्हें क्रैक कर लेता। हाँ वो लर्निंग में ही है। हाँ, वो जब फिर आता है कि समझ में आ गया कि मैं म्यूजिक क्यों बना रहा, मेरा म्यूजिक क्यों बाकी सबसे अलग है, क्यों मेरे को म्यूजिक लोगों को सुनाना है। तो अभी इंडियन हिप हॉप में रैप इतना ज्यादा सैचुरेटेड है कि मतलब हर रैपर एक ही बात करता है उसके गाने में। तो ये एनवायरनमेंट में रह के जब आर्टिस्ट समझ जाता है कि मतलब इससे कुछ हटके ही करना पड़ेगा तभी मैं दिखने वाला हूँ, तो ये लर्निंग, ये जो क्रैक करना, उधर जब आर्टिस्ट समझ जाता और फिर उसके बाद जब म्यूजिक बनाता ना तब आर्टिस्ट फट जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ। तो वो टाइम 5 साल 10 साल का यही है कि उसको किसी को जल्दी समझ में आता, किसी को लेट समझ में आता, किसी को नहीं आता, किसी को आता ही नहीं, जिंदगी भर करते ही रह जाते बस। तो चीजा वर्कआउट कर लेती है अगर तुम रियल है तो अपने आप। और वही आपने बहुत अच्छी बात बोली, बात कि वो म्यूजिक को लेके कितना लव और पैशनेट हो, हाँ, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं उससे क्या म्यूजिक से आप क्या कुछ कर सकते हो। क्योंकि लोग आप बोलते हैं ना, मतलब कोई चीज अगर तुमको हासिल करना है तो 24 घंटे उसके पीछे लगा रहना जरूरी है। कि मतलब पागलों की तरह, मालूम नहीं खाना किधर पीना किधर, मतलब पूरा उसके अंदर घुसे सोए तुम लोग। तो वो कब पॉसिबल है, जब प्यार है म्यूजिक से। राइट, मतलब गर्लफ्रेंड के साथ पूरा दिन इसलिए रह पाते हैं ना क्योंकि प्यार है उससे। तो मतलब अगर म्यूजिक तो इतना टाइम किसी को देना है तो उससे प्यार होना जरूरी है, उसके लिए इज्जत होना जरूरी है। तो फिर ये सब घूम फिर के सब कुछ मिल ही जाता है। बड़ा एग्री विथ यू जो आपने बातें की। हाँ, इससे गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दे, शायद आप सिंगल हो लाइफ में। हाँ, सिंगल हो, यस। कभी गर्लफ्रेंड रही? हाँ, स्कूल में? हाँ, कौन सी क्लास? नहीं, स्कूल से लेके पिछले 1 साल तक। मतलब कौन सी क्लास से लेके पिछले साल तक? 9th। मतलब 5-6 साल। हाँ, फिर ब्रेकअप हो गया। हाँ, तो अभी हसल देखा उन्होंने? बात तो हुई नहीं ऑब्वियसली, कौन नहीं देखा। नहीं देखो, सबने देखा। हाँ, पर कुछ कुछ होता है ना इम्पोर्टेंट लोग आपकी लाइफ में, तो उन्होंने देखा हसल? अब वो तो मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि क्या कुछ मैसेज भी नहीं करा? नहीं, 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 क्या करो यार, स्ट्रीट सेलिब्रिटी इतने बैठा हुआ है। भाई देखो, पूरी दुनिया देख रही है और जब पूरी दुनिया देख रही है तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन नहीं देख रहा। बट यार वो ना कि इतना लंबा प्यार है तो फिर एक बार भी तो ऐसा होता है ना मन में कि एक बार तो एक मैसेज या कॉल आ जाना चाहिए था। हाँ, पर यहाँ तक पहुंचे ना क्योंकि वो खत्म हुआ। अच्छा। वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता था मेरे हिसाब से। हाँ, लाइफ में जो चीजें होती है वो अच्छे के लिए होती है। हाँ, जो भी होता, कितनी भी बड़ी बीटी रहने दो, कितना भी बड़ा डाउनफॉल रहने दो, उसका घूम फिर के अच्छा ही होने वाला है। कहीं ना कहीं एक मकसद होता है उसका, वो जरूरी होता है। तो ऐसा तो फील नहीं होता कि कुछ भी गलत तो फील नहीं होता, सब सही है। अब तक जो हुआ सब कुछ सही है। ठीक है भाई, कोई नहीं, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, ठीक है। प्यार है भैया, ढूंढ रहे हो प्यार तो इतना मिल गया भाई, पूरा हिंदुस्तान प्यार कर रहा है। इसके बाद भी अगर मैं ढूंढ रहा तो मैं पागल हूँ फिर। नहीं, वो प्यार तो देखो हर आर्टिस्ट को चाहिए होता है, और वो जितना डबल ट्रिपल बढ़ता जाए वो और अच्छा है। पर होता ना कि वैसे तो यू आर क्वाइट यंग, जस्ट 20, राइट। तो बट होता ना कि यार मुझे डेट करना चाहिए या नहीं, क्या बोलते हैं, दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं है मेरे दिमाग में। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जरूरत ही नहीं है भाई जिंदगी में वो चीज। इतने पत्थर दिल क्यों यार किरण भाई? नहीं, पत्थर दिल की बात नहीं है। मैं रियल रह के बात करूं, मतलब प्रैक्टिकली जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरे पूरे दिनचर्या में अगर मैं देखूं तो कहीं मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मेरे को एक पार्टनर की जरूरत है। तो जरूरत ही नहीं है तो ढूंढू कहीं को वो चीज को। वैसे भी एक रैपर को पार्टनर की नहीं, क्रू की जरूरत होती है। Am I right? ऑलमोस्ट, यस, ऑलमोस्ट। तुम्हारे केस में तो ठीक है। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। चलो ठीक है, मतलब अगर इफ यू वांट टू डेट, क्या बात कर दी भाई। क्या सही है, चलो। अगर इफ यू वांट टू डेट एनी गर्ल तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? भाई मेरा तो ऐसा ही है कि मतलब कभी शादी करना है तो वृंदावन की कोई लड़की से करना है। अच्छा। मैं अभी उधर से यार हूँ। सिंपल, स्वीट, स्पिरिचुअल। हाँ, यस। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं, आप ढूंढ रहे एक वर शादी के लिए, तो ही इज द राइट पर्सन। सही है, ठीक है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जीतने के बाद? तो पहले तो तुमको छोड़ने आए थे? हाँ, छोड़ने आए थे। अच्छा, रिसीव करने आए एयरपोर्ट पे? जितना ज्यादा मैं खुश था उससे अब तुम लगा लो into 100 या into 1000, मतलब कुछ भी लगा लो, मैं बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा प्राउड थे। और उन लोगों का कैसा था बोल तो,
उनको समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट क्या करूं, कि इस पे खुश हूं कि रोऊं या फिर क्या करूं। मतलब अब जब मैं रिटर्न भी आया तो मेरे को क्या बोलना उनको समझ में ही नहीं आ रहा। Got it. वो जो फीलिंग उनकी थी ये 3 महीने, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे उन लोग। तो आप तुम इससे अंदाजा लगा सकते कि मतलब क्या फील करे होंगे, कितना प्राउड फील करे होंगे। मतलब हसल के थ्रू आउट सीजन भी जब वीडियो कॉल करते थे कि ये चल रहा वो चल रहा, तो मतलब उधर से पावर मिलती थी, घर से पावर मिलती थी, मतलब शो पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनसे बात करते करते। तो मेरे को लगता है कि जितना कुछ भी सब सही गया मेरी फैमिली की वजह से गया, क्योंकि बहुत सपोर्ट मिला पीछे से। और जब रिटर्न भी मैं वापस गया, राइट नाउ भी उनका ऐसा है कि हमारा जिंदगी सॉर्ट हो गई अब हमारी। अब हमारे को कोई कोई टेंशन नहीं है। मतलब ज्यादा से मतलब कोई भी माँ बाप ले लो, उनकी मतलब सबसे मेजर क्या रहता कि हमारा बच्चा क्या करेगा जिंदगी में, कि सब कुछ सही से कर लेगा क्या, इसका ठीक ठाक अच्छा पैसा कमा ले, ये जो अच्छा काम 3-4 चीजें हैं, हाँ, ये चीजों को लेके टेंशन रहती है, जो उनकी सॉर्ट हो गई अब, कि मतलब हो गया, मतलब वो विश्वास आ गया कि अब कुछ अच्छा ही करने वाला है जिंदगी में। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि मतलब सब रिलैक्स हो गया अब, एकदम अब खुश है। जो करना है कर भाई, जो करना है कर, जहाँ जाना है जा, आगे बढ़ना है और कितना करना है वो तू देख। यस, ग्रेट यार, अच्छा खुश है। ऐसे ही मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पुश करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। हाँ, वो मैं समझता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे को मिल गए सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स। मैं कभी कभी बैठ के ये भी सोचता कि मतलब अरे मेरे मम्मी पापा तो इतना कर दिए मेरे को, तो इसलिए ये सब पॉसिबल हो गया, इतना स्मूथ हो गया। अब किसी के नहीं भी करते होंगे तो उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब प्लीज करो, सपोर्ट करो। हाँ, वो मेरी किस्मत थी कि मेरे को मिले वैसे माँ बाप, लेकिन बच्चा तुम्हारा आर्टिस्ट है तो तुम्हारा फर्ज है उसको सपोर्ट करना। अब तो यार वो भी बढ़ गया होगा, क्या बोलते हैं शर्मा जी के एग्जाम्पल, शर्मा जी का बेटा देखो, ये देखो है। अब तो और है, शर्मा जी का बेटा ये करके आया, टीवी ये करके आया। हाँ, सही बात है। वो तो इतिहास गवाह है, शर्मा जी के बच्चे टैलेंटेड टीचर थे बल्कि। यस यस। अच्छा, टेल मी अबाउट योर ड्रीम कोलैबोरेशन। कोई ऐसे 3 आर्टिस्ट जिनके साथ आपने सोचा कि इनके साथ तो करना है जिंदगी में एक बार। पहला है एमिवे भाई के साथ मेरे को करना है कोलैबोरेशन। एमिवे है? हाँ, क्योंकि मैं पहला गाना मेरी जिंदगी का मतलब उनको सुन के उनसे इंस्पायर होके ही लिखा था। कौन सा गाना था? सबसे पहले तो मैं माफिया मुंडीर से रैप से वो हुआ था। अच्छा। लेकिन लिखना शुरू करना मतलब एमिवे को देख के मेरे को फीलिंग आई थी कि मेरे को रैपर बनना है। कौन सा गाना था वो जो एमिवे का आपने सुना? पहला गाना मैं सुना था #सड़क। बढ़िया। Yes. अच्छा, हाँ, पहला गाना #सड़क, पहला गाना #सड़क सुना था। फिर बाद में मालूम हुआ कि अच्छा पहला और बनता है सुना था। ओके, वो अब सबसे पहला। हाँ, फिर मालूम हुआ कि अच्छा ये आर्टिस्ट था। मतलब तो वो चीज बहुत ज्यादा मेरे को इंस्पायर करी कि यार ये इंसान यही है और ये इंसान भी यही है। जो फर्क था वो 4-5 साल की ग्रोथ में, और जो मतलब हर एस्पेक्ट में तुम लिरिकली ले लो कि लिरिकली भी ऐसे कि मतलब जो एक मास ऑडियंस तक जाता उनका गाना, म्यूजिकली ले लो कुछ अलग ही साउंड लेके आते, स्ट्रीट वाली बोली जो हो गई। सबसे बड़ा फैक्टर एनर्जी और स्टेज प्रेजेंस और कैमरा प्रेजेंस। तो मैं भी कुछ वैसा ही हूँ। तो मेरे को वो चीज क्या है एकदम अट्रैक्ट कर दी कि मतलब ये करना है मेरे को। वो अंदर से आ गया कि मतलब सब साइड में ये करना है मेरे को। और मैं मतलब मेरे जिंदगी के शुरुआत के उसमें करियर के शुरुआत में मतलब फ्री वर्सेस वगैरह लिखना शुरू करा, परफॉर्म करना शुरू करा। एंड अभी हफ्ते पहले एमिवे भाई का मैसेज आया मेरे को। अच्छा, क्या 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 बोला भाई ने? भाई बोले भाई तुम बहुत हार्ड हो ब्रदर, केडन बोलते केडन। सही। मैं फ्लिप हो गया। मतलब 2 घंटे तो मैं ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था कि मतलब मैं रिप्लाई नहीं करा। क्या रिप्लाई करूं मैं भाई। मतलब ये इंसान को देख के शुरू करा था मैं करना, एंड वो इंसान बोला तुम बहुत हार्ड हो ब्रदर, केडन बोलते केडन। मतलब मैं फ्लिप हो गया था वो टाइम पे। और जब से था तब से भी मतलब उनके शोज वगैरह हम लोग देखने जाते थे हैदराबाद में। तो ये था कि मतलब इसके साथ एक गाना बनाना है, इतना तो था। और मेरे को लग रहा कि वो हो जाता बहुत जल्दी। होगा, जल्दी होगा, इस साल होगा। ड्रीम कोलैबोरेशन एमिवे तो है ही पहला। और कितने पूछे थे? 2 more। सेकंड हनी सिंह। हनी सिंह पाजी। ग्रेट। हनी सिंह पाजी के साथ करना है, क्योंकि कोई ये बात से अनजान नहीं है कि मतलब जो एक रैप, हाँ, कि मतलब हिंदुस्तान में कि मतलब लोग रैप वर्ड बोलना यूज करे, तो मतलब उनकी वजह से बच्चे तक उनकी वजह से। भले वो मेन स्ट्रीम है, कमर्शियल है, बट वो रैप वाला जो फ्लो है इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करवाया सबसे पहले पूरी दुनिया में। ओके, जल्दी पूरा हो ये सपना भी आपका। एंड थर्ड इज रैपर नहीं है, मतलब आई वांट टू वर्क विद शाहरुख खान, किंग खान। हाँ, मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है उन्होंने मेरे। और मतलब हर तरीके से, नॉट जस्ट मतलब सिर्फ एज एन एक्टर नहीं,
एज अ ह्यूमन बीइंग भी, मतलब वो इंसान को देख के मैं सोचता था कि मतलब अगर सुपरस्टार बनना तो फिर इसके वैसा बनना, मतलब इतना डाउन टू अर्थ और इतना बड़ा सुपरस्टार। तो रैपर नहीं है, कोलैबोरेशन, मतलब कुछ करना है उनके साथ में, कुछ क्रिएटिव करना है, मतलब उनका आर्ट और मेरा आर्ट मिला के मेरे को कुछ बनाना है दुनिया में। वो फीलिंग बहुत पहले से है, ये बहुत दूर है मेरे को ऐसा लगता, लेकिन एक टाइम पे मतलब जितने भी ये चीजें हैं सब कुछ, हसल भी बहुत दूर ही था एक टाइम पे, लेकिन पहुंच गए इधर तक। तो वो भी फिलहाल दूर है, लेकिन मेरे को लगता कि हो जाता वो भी। बट करो यार, मैनिफेस्ट करो, ये काउच मैनिफेस्ट वाला ही है। बिल्कुल, हाँ। जो चीजें इस काउच पे लोगों ने सोची है वो हो गई है। सही है, फिर तो मैं बहुत कुछ बोल के जाता है इधर। हाँ नहीं प्लीज। यस। एंड ऑल द बेस्ट भाई, ये जो आपके ड्रीम कोलैबोरेशंस हैं ये पूरे हो। इसके अलावा मुझे बताओ कि फ्यूचर में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा भी गाना आपका, आपने जो बताया था स्टार्टिंग में। राइट। प्रोजेक्ट्स मतलब ईपी पे काम कर रहे हो, एल्बम पे काम कर रहे हो, सिंगल्स ड्रॉप? मेरा सिंगल्स ड्रॉप करने का प्लान है कि मतलब कोई लेबल पे गाना दूं या नहीं दूं, या फिर कुछ करूं या नहीं करूं, मेरे को इंडिपेंडेंटली मेरा कैटलॉग स्ट्रॉन्ग ही रखने का है। गुड। कि मतलब मैं किधर से काम मिला नहीं मिला मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मेरे को मेरा कैटलॉग स्ट्रॉन्ग रखना है, कंसिस्टेंटली म्यूजिक देते देते, और मतलब हर बार जो भी लेके आने वाला हूँ ऐसा मेरे को ये कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ लाइक वन ऑफ द बेस्ट चीज लेके आऊं। तो ऐसा गाना बनाऊं कि जो दुनिया में कोई सुना ही नहीं आज तक, ऐसा कुछ म्यूजिक लेके आऊं। तो मतलब फिलहाल मेरा माइंडसेट ये चल रहा है कि मतलब किसी भी कंपनी पे या किसी पे डिपेंड नहीं होना है मेरे को म्यूजिक रिलीज करने के लिए। तो कुछ हो नहीं हो, मैं तो म्यूजिक कंसिस्टेंटली देते रहने वाला हूँ, और वो हर मतलब कोई भी आर्टिस्ट का वो धर्म है वो करना। यस। तो बस वही करने का है, वही प्लान है। गुड भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। शुक्रिया भाई। एंड भाई, फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली हाथ मैं जानने दूंगा, सिम्बा की तरफ से आपके लिए बहुत एक स्पेशल कूल गिफ्ट्स है। क्या बात है। अच्छा। यस, ये आपके लिए भाई। शुक्रिया, थैंक यू। एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए एक क्या बात है, कूल क्या बात है, मर्चेंडाइज है। मजा आ गया। सही है, शुक्रिया। आप बताओ भाई, फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए हो, कैसा लगा आपको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब जब हम लोग रैपर्स को सुनते थे तो मतलब ऐसा था कि ऑफ स्टेज ये इंसान कैसा है वो देखना है। कि मतलब म्यूजिक में मतलब गानों के थ्रू तो इसके लाइंस इसकी सोच समझ पा रहे, लेकिन बात करने में कैसा है, कि एज अ पर्सन कैसा है, तो वो जानने मिला तुम्हारे चैनल के थ्रू। थैंक यू भाई। 2017-18 से तब लाइक जब मैं जिसको भी फॉलो करता था, मेरे को अगर उनका इंटरव्यू देखना है तो मैंने लिखता था कि मतलब एमबीए बनता है इंटरव्यू, तो तुम्हारे साथ आता था। तो उधर से मालूम हुआ कि मतलब अच्छा राज जोन्स है, मतलब डीएचएच के जितने भी रैपर्स है मतलब उन लोग को कवर करते ये वो, तो तुमको उधर से देखते हुआ है जी। आज मतलब तुम्हारे साथ ही पॉडकास्ट कर रहे, तो अच्छा कैसा नहीं लग सकता भाई? मेरा क्वेश्चन वो है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा बोलूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना। थैंक यू भाई। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड भाई स्ट्रीट सेलिब्रिटी बन गए। बन तो नहीं गए, है भाई। है भाई, है, सॉरी भाई, है भाई, है। बट थैंक यू यार, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स एंड थैंक्स फॉर योर टाइम कि आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा भाई। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट भाई, फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पीस।